नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसी बायो क्लासेस में। और आज अगला सेशन में नया सेशन शुरू हो रहा है। इस नए सेशन में लेसन 2 दूसरे चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है वो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो इसमें हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था कि मेचर एंथर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि कैसा होता है। उसमें 2 पालियाँ होती हैं, 2 पोलन सैक होते हैं, कुल टोटल मिलाकर 4 पोलन सैक होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो एक साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। वो तो कम से 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े रहते हैं और क्या बनाते हैं, चतुष्क बनाते हैं या फिर टेट्राड बनाते हैं। हिंदी में कहते हैं चतुष्क बनाते हैं या फिर इंग्लिश में कहते हैं टेट्राड्स बनाते हैं। तो ये टेट्राड जो बनाते हैं 4 माइक्रोस्पोर मिलकर, वो 4 टेट्राड्स अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर 5 प्रकार के टेट्राड्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर का निर्माण किससे होता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। तो टेट्राड्स जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। एक तो लीनियर होता है। लीनियर में चारों माइक्रोस्पोर एक साथ एक लीनियर पोजीशन में अरेंजमेंट रहते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है। ये लीनियर पोजीशन है। इस लीनियर पोजीशन में चारों माइक्रोस्पोर एक साथ एक दूसरे के नीचे अरेंजमेंट रहते हैं। दूसरा जो होता है टी शेप्ड होता है। इसमें 2 एक साथ लगे होते हैं हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लगे होते हैं, अर्थात टी शेप्ड बनाते हैं। तीसरा जो होता है ये डेक्यूसेट प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि सामने से 3 दिखते हैं, 2 ऊपर एक नीचे बड़ा दिखता है और एक पीछे की तरफ होता है। इस प्रकार एक तरफ से जब जिधर से भी हम देखेंगे उधर से 3 ही दिखेंगे हमें और एक उसके पीछे की तरफ होता है। तो डेक्यूसेट में सामने से 3 दिखते हैं, किसी भी पोजीशन से देखेंगे 3 ही दिखेंगे। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है कि एक सामने से हम देखेंगे, एक साइड से हमें 4 दिखेंगे, दूसरी साइड से भी 4 दिखेंगे। मतलब चारों जो होते हैं वो इस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं कि एक साइड से देने पर चारों के चारों माइक्रोस्पोर हमें दिखाई दे जाते हैं। चौथा होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो टाइप होता है, इस प्रकार के टाइप में टेट्राड्स इस अरेंजमेंट में होते हैं कि 3 एक बराबर के तीनों माइक्रोस्पोर तीनों एक बराबर के होते हैं और एक साइड से 3 ही दिखाई देते हैं, दूसरी साइड में एक छिपा हुआ रहता है। तो इसमें डेक्यूसेट में और टेट्राहेड्रल में ये है कि इसमें 2 छोटे होते हैं, एक बड़ा होता है और एक पीछे की साइड में होता है। ऐसे इसमें चारों बराबर के होते हैं, इसलिए जो 3 दिखाई देते हैं वो बराबर के दिखाई देते हैं। इसलिए चारों जो होते हैं वो बराबर के होते हैं, इनका साइज बराबर का होता है। टी आकार का जो टेट्राड्स है वो पाया जाता है पॉलीएंथस ट्यूबरोसा में। पॉलीएंथस ट्यूबरोसा में टी शेप्ड प्रकार का पाया जाता है। पॉलीएंथस ट्यूबरोसा, इसमें टी शेप्ड प्रकार का टेट्राड पाया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो टेट्राड बनते हैं ये किस प्रकार बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है इसमें मियोसिस की क्रिया होती है और मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप ही इसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस
4 प्रकार के माइक्रोस्पोर बना लेता है, 4 प्रकार के न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। ये सामने से 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम डेक्यूसेट आइसोबाइलेटर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं कि 4 जो न्यूक्लियस, पहले 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 4 न्यूक्लियस बनने के बाद इनमें ये तो हो गया डिवीजन किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अर्थात इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होगा फिर किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। 3 न्यूक्लियस ये बन गए और चौथा पीछे की तरफ है, और इसमें ये कपाट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस सेल का डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के पश्चात इस प्रकार ये सेल्स बन जाएगी। इस बार ये टेट्राहेड्रल से है, टेट्राहेड्रल टाइप की टेट्राड बन जाएगा। दूसरा आइसोबाइलेटरल में अगर हम देखते हैं तो आइसोबाइलेटरल में क्या है कि एक साथ दोनों का चारों प्रकार 4 न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, बल्कि किस प्रकार होगा, पहले तो दो न्यूक्लियस बनेंगे और फिर सेल बन जाएंगी, उसके बाद फिर से दूसरी बार फिर से डिवीजन होगा तो इस प्रकार 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। पहले एक बार डिवीजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर डिवीजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार 4 प्रकार से डिवीजन 4 प्रकार की कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 प्रकार के माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ये आइसोबाइलेटरल टाइप का हो गया, ये वाला आइसोबाइलेटरल टाइप का हो गया, और ये टेट्राहेड्रल प्रकार का हो गया। ठीक है, लेकिन पॉलीएंथस ट्यूबरोसा में कौन से प्रकार का होता है, इसमें टी शेप्ड टेट्राहेड्रल होता है। डिहाइसेंस ऑफ मेचर एंथर के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो डिहाइसेंस के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है कि जब डिहाइसेंस होता है, किसी मेचर एंथर का डिहाइसेंस होना शुरू होता है, तो उस समय टैपेटम और मिडिल लेयर की जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। टैपेटम और मिडिल लेयर की सेल्स नष्ट हो चुकी होती हैं, केवल एपिडर्मिस और एंडोथीसियम की सेल्स ही बच पाती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस और उससे अंदर ठीक उसके अंदर एंडोथीसियम की लेयर ही बच पाती हैं। उसके अंदर जो मिडिल लेयर है और टैपेटम की लेयर है वो नष्ट हो चुकी होती हैं। ऐसे समय में जब डिहाइसेंस की प्रक्रिया होती है तो डिहाइसेंस अधिकतर कहाँ से होता है, हमने बताया था कि डिहाइसेंस किस जगह से होता है, जहाँ पर स्टोमियम वाला पोर्शन होता है, स्टोमियम वाले स्थान से डिहाइसेंस होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 प्रकार से डिहाइसेंस देखने को मिलता है पौधों में। पहला जो डिहाइसेंस है लॉन्गिट्यूडनल डिहाइसेंस है। लॉन्गिट्यूडनल डिहाइसेंस में क्या होता है कि जो एंथर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एक स्लिट बन जाती है, और जब ये फटती है तो इसमें से माइक्रोस्पोर निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये फटती है, लंबाई में फटती है, स्लिट हो जाती है, इसे स्लिट कहते हैं। स्लिट बनती है, स्लिट के साथ ही स्लिट फटने से बाहर की तरफ माइक्रोस्पोर निकल जाते हैं। इस प्रकार के डिहाइसेंस को लॉन्गिट्यूडनल डिहाइसेंस कहते हैं। एक होता है पोरस डिहाइसेंस। इसमें क्या होता है, एंथर के टिप पर 2 छेद बन जाते हैं, इन छेदों में से माइक्रोस्पोर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, इसको कहते हैं पोर बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के डिहाइसेंस को पोरस टाइप कहते हैं। अगला टाइप है ट्रांसवर्स टाइप। ट्रांसवर्स टाइप में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसवर्स एक स्लिट बन जाती है, और इन स्लिट के फटने से माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स टाइप का डिहाइसेंस। एक होता है बाल्वुलर। बाल्वुलर में क्या होता है कि बाल्ब बनते हैं, बाल्ब का पार्ट है, बाल्ब जो बनते हैं वो इसमें बाल्ब बनते हैं, और डिहाइसेंस के टाइम ये बाल्ब खुल जाते हैं, और खुलने की वजह से जब एटमॉस्फेयर में वाटर की कमी हो जाती है तो ये सूख कर ऊपर की तरफ खुल जाते हैं, और इनसे जो जगह खुल जाती है उस जगह से माइक्रोस्पोर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो बाल्ब बनने से जो डिहाइसेंस बनते हैं वाल्वुलर टाइप का डिहाइसेंस कहलाता है। ट्रांसवर्स टाइप का डिहाइसेंस में ट्रांसवर्स स्लिट बनती हैं, पोरस में छिद्र बनते हैं, पोर बन जाते हैं, जिनकी वजह से माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाती हैं, जिनसे माइक्रोस्पोर बाहर की तरफ डिहाइसेंस हो जाते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार से डिहाइसेंस की प्रक्रिया होती है मेचर एंथर में, लॉन्गिट्यूडनल, पोरस,
ट्रांसवर्स और बाल्वुलर। जब माइक्रोस्पोर या पोलन गेंस बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो इन पोलन गेंस कहाँ पर जाते हैं? फीमेल के वर्तिकाग्र पर, फीमेल के स्टिग्मा पर जाते हैं, स्टिग्मा पर ये पहुँचते हैं। इससे पहले कि ये स्टिग्मा पर पहुँचे, हम इससे पहले ही पोलन गेंस का स्ट्रक्चर बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि पोलन गेंस जो यहाँ से निकलते हैं, स्टोमियम के फटने से जो पोलन गेंस बाहर निकलते हैं, इन पोलन गेंस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो पोलन गेंस जो होते हैं बहुत ही छोटी संरचना होती है। इनका जो इनका जो व्यास है वो 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। 0.025 mm से 0.115 mm तक इनका व्यास होता है। डायमीटर इनका 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाहर की ओर, जिसमें चारों तरफ डबल लेयर स्पोर वाल पाई जाती है। डबल लेयर स्पोर वाल कौन कौन सी है? एक तो ये है स्पोर वाल जो आपको मोटी सी दिखाई दे रही होगी, ये डबल लेयर स्पोर वाल में एक तो लेयर ये रही जो मैं यहाँ पेन से बना रहा हूँ, ये रही लेयर। इसको क्या, ये मोटी होती है, थिक होती है, इस कारण इसे, ये बाहर की साइड में होती है, इस कारण इसे एक्साइन कहते हैं, EXIN एक्साइन कहते हैं, जो कि थिक होती है और मोटी होती है। और इस एक्साइन में जगह जगह पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को जर्म पोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है जर्म पोर, ये जर्म पोर दिखाया गया है, जर्म पोर होते हैं। इस एक्साइन के ठीक नीचे एक पतली लेयर होती है, इस पतली लेयर को इंटाइन कहते हैं। इस पतली लेयर को, पतली और लचीली लेयर होती है, इसको इंटाइन कहते हैं। और जो बाहर की तरफ मोटी और क्यूटिनस जो लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन कैसी होती है? क्यूटिनस लेयर होती है, क्यूटिन की बनी होती है, CUTINE, क्यूटिनस लेयर होती है। और ये होती किस प्रकार की है? वार्टी हो सकती है, वार्टी मतलब जो मस्से हो जाते हैं इस प्रकार की हो सकती है, वार्टी हो सकती है, स्पाइनस हो सकती है, जैसे ये स्पाइनस तो हमने बनाई है, इसमें स्पाइनस हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की होती है, वार्टी, स्पाइनस, रेटिकुलेट प्रकार की ये होती है। और कभी कभी ये किसी में ये चिकनी भी होती है। और ये जगह जगह पर इसमें जर्मपोर पाए जाते हैं। इस जर्मपोर की से ही जर्म ट्यूब बाहर की तरफ निकलती है और स्टिग्मा में प्रवेश करती है। तो ये जर्म पोर जो होते हैं इसमें से जर्म ट्यूब बाहर की तरफ निकलती है, तो जर्म पोर पाए जाते हैं। इन जर्म पोर का जो रेडियस है, कितना रेडियस है इन जर्म पोर का, की संख्या जो 15 से 30 तक होती है। किसमें? रेनिनकुलस में। रेनिनकुलस में जर्म पोर की संख्या कितनी होती है? 15 से 30 होती है रेनिनकुलस में। रेनिनकुलस RANUNCULUS रेनिनकुलस। रेनिनकुलस में इनकी संख्या 15 से 30 तक भी होती है। जो एक्साइन है, वो एक्साइन जो होती है एक पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। पहले पॉलीसैकेराइड का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का पॉलीसैकेराइड नामक पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है एक्साइन। ठीक है,
तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसके बाद आगे आएगा नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमीटोफाइट में माइक्रोगैमीटोजेनेसिस या मेल गैमीटोफाइट के बारे में हम माइक्रोगैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और मेल गैमीटोफाइट के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, ये किस प्रकार उनका विकास होता है। आज यहीं इतना ही पढ़ते हैं। आज का सेशन अगर आज आपको समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे कि हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, रोज़ाना मिलती रहे। और मेरा टेलीग्राम चैनल गजकेसरी बायो क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि उसमें जो मैं वीडियो जो PDF डालूँगा उस PDF को वो PDF आप तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर तो आपको करना ही करना है, जिससे कि अधिकतर लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।